आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। और आज हम एक ऐसी शख्सियत को लेके आए हैं आपके सामने, जो कि प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, और उनसे कई विषयों पे बातचीत होगी, सिर्फ किसान आंदोलन को छोड़ के। लेकिन किसान आंदोलन को छोड़ने के बाद किसानों के लिए आज तक हमारे जो प्रदेश के कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल खास बातचीत में मेरे साथ मौजूद हैं। किसानों के लिए आज तक कितनी परियोजनाएं लेके आए हैं जिससे कि किसानों को हम बता सकें, और क्या किसानों को फ़ायदा कितना पहुंच रहा है उन चीज़ों से, क्या आम जो किसान है उस तक वो चीज़ें पहुंच रही हैं या फिर धरातल तक नहीं पहुंच रही। इन विषयों पर बातचीत करेंगे। कई परियोजना की घोषणा हो चुकी है, पूरे हरियाणा लेवल की परियोजनाएं हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी। जी, हरियाणा न्यूज़ 24 का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत लांबा साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज पूरा दिन मैं किसानों के बीच में ही था। लगभग 12 घंटे के बाद शिवानी, बहल और लोहारू होके किसानों से मिलके उनकी योग बहुत सारे कार्यक्रम करके यहाँ पहुँचा हूँ अब 8 बजे ही। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जी, कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है, प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया कि किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। जी, और 6 साल लगभग सरकार होगी हरियाणा में, 6.5 साल, केंद्र में भी 7 साल हो गई है। मैं तो जो वास्तविक आंकड़े हैं कि पहले क्या हुआ, अब क्या पोजीशन है, क्या रास्ता है, इस बारे में आपके बारे में कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ। जी, जी। मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे। 6 साल आपकी सरकार को हो चुकी, तो पहले जो किसानों को क्या नहीं मिलता था, अब आपकी सरकार ने दिया क्या है? एक तो ये भी जानना चाहेंगे, सभी किसान देख रहे होंगे, शायद ही कई किसान ऐसे हों जिनको परियोजनाओं का नहीं पता हो, वो भी आपसे फ़ायदा उठा सके कहेंगे आपकी सरकार से, आपसे। अगर गरीब किसान को ये परियोजनाएं लेने के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा, किस तरीके से, जैसे प्रशासनिक अधिकारियों कई बार फाइल उलझ के रह जाती है और किसान कहीं ना कहीं वो काम पूरे नहीं करवा पाता क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं होता। कभी बिजाई, कभी किटाई, कभी घर के काम, कभी दवा दारू, तो उन चीज़ों में उलझ के रह जाता है। 1-2 चक्कर काट लेता है, उसके बाद वो थक हार के घर बैठ जाता है। तो उन लोगों के लिए पूछा जाएगा, आप कृषि मंत्री हैं प्रदेश के, तो आप किस तरीके से उन लोगों के घर तक वो सुविधा पहुँचा रहे हैं? संबंधित हर चीज़ का मैं जवाब दूंगा। जी, मैं एक चीज़ से बड़े खुले मन से बताना चाहता हूँ, सहमत हूँ कि किसानों की हालत जो है, इतने सालों की 72-73 साल देश को आज़ाद हो गए, जी, जो और वर्ग की है उसके मुकाबले अच्छी नहीं है। जी, अब इस बात पे जाने में कोई लाभ नहीं है कि सरकार किसकी थी, नीतियाँ किसकी थी, किसने क्या किया, उस बात पे नहीं जाना चाहता। जी, ये सच्चाई है कि किसान ने इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जो उस देश का खाद्यान्न भंडार भरे, देश का जनता का पेट भरा, लेकिन उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है। जी, और उसमें नीतियों में कहीं ना कहीं तो कमी रही है आज की, लेकिन जो पिछले 6 साल से जो नीतियाँ बनाई है, मैं उनके बारे में थोड़ी देर चर्चा करना चाहता हूँ। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो। जी, और किसान को आर्थिक हालात सुधारने के लिए क्या है किसान का मुद्दा? नंबर 1 तो किसान की जो है इनपुट लागत कम हो। जी, नंबर 2 है कि उसकी उत्पादन ठीक बढ़ाए। नंबर 3 है कि उसको जोखिम ना हो। जी, नंबर 4 है कि जो उत्पादन हो गया उसका भाव ठीक मिले। बहुत ठीक। ये एक श्रृंखला है जिससे किसान का जो आगे आने वाला रास्ता है वो सुगम हो सकता है, किसान की आर्थिक हालत सुधर सकती है। जी, इन सारी चीज़ों के लिए जो हमारी सरकार है भाजपा की, उसके लागत कम करने के लिए ज़्यादातर किसान कर्जे में होता था, मोटा ब्याज देता था, 2 रुपये सैकड़े, 1 रुपये, 1.5 रुपये सैकड़े का। ये जो KCC बनवाए, आज हरियाणा के अंदर दुनिया भर के किसानों के पास KCC है, 4% सिर्फ उनको ब्याज मिल लगता है। तो किसान को जो साहूकार की पूंजी से उसको छुटकारा मिल गया। दूसरा, KCC के बाद हमारे को कह देते हैं भाई किसानों के लिए क्या किया 6 साल में। आप एक चीज़ देखो कि 6 साल से किसानों के लिए बिजली के रेट सेम है। हरियाणा अकेला प्रदेश है जो 6,500 करोड़ रुपया किसानों को बिजली का देता है, सब्सिडी का देता है। ये हमारे
पड़ोस में राजस्थान है, आपको पता भी होगा, वहाँ ट्यूबवेल का 1 साल का बिल 25-30 हज़ार रुपये है, हमारे 2-2.5 हज़ार रुपये है। और एक्चुअल में अगर गांव का मीटर लगा दिया जाए तो उसका 1.5 लाख रुपये बिल आए, गांव के रेट से बिजली ले ले। तो ये भी किसानों को ठीक है कि वो उत्पादन करता है, उसको एक जो बगैर भाव बढ़ाए। पहले हर सरकार में हर जगह भाव बढ़ते रहते थे, किसान के भाव नहीं बढ़े। बिजली का रेट, यूरिया का रेट आज से 6 साल पहले था, लगभग वही है। डीएपी का रेट एक बार बढ़ा था 400-500, प्रधानमंत्री जी ने कम कर दिया, वही 1200 रुपये का रेट 5 साल पहले था 1200। एक चीज़ का रेट है कि डीजल का रेट जो है, इसका भी पिछले 5-6 साल से दुगना हो गया है, मैं मानता हूँ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्राइस, लेकिन भाव भी आप देखेंगे कि हर चीज़ के इसकी इनपुट कॉस्ट डाल के भाव फैसला किया है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो कांग्रेस की सरकार में 8 साल तक दबा के रखी, कोई मंजूर नहीं की गई। हरियाणा की बीजेपी सरकार या भारत की बीजेपी सरकार ने इसको लागू किया। इसमें एक चीज़ को छोड़ के हर चीज़ बांध ली गई कि भाई पूंजी का ब्याज, जो ज़मीन की कीमत की, उसका ब्याज नहीं लगा सकते, क्योंकि ज़मीन की मान ली करोड़ रुपए की ज़मीन में और उसका ब्याज 10 लाख लग जाए तो 10 लाख की उपज तो हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। आम गेहूं का चावल बोएगा तो कैसे हो सकती। तो ये इस तरह की दिक्कत है। प्रधानमंत्री जी ने फिर अगले कदम जो बनाया कि भाई ज़मीन में उर्वरा के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाओ। सारे देश में, हरियाणा में 86 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए हैं। किसान को पता ही नहीं, आधा किसान ठेके पे खेती करता है, 1 साल का ठेका है, उसको ये नहीं पता कि इसमें कितना यूरिया डालना है, कितना डीएपी डालना है, कितनी क्या चीज़ डालनी है। तो उससे हमारी धरा जो है वो भी ख़राब होती जा रही है। फिर यह है कि जोखिम ख़त्म करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आए। इस फसल बीमा योजना का जितना विरोध था किसान आंदोलन से ज़्यादा था। मुझे पता है कि सब जो ये कहते थे, किसान यूनियन के लोग और लोग, ये सेठ साहूकारों के लिए ये योजना है। लेकिन ये जो फसल बीमा योजना थी आपकी, इसमें कहीं कहीं कंपनियों का गड़बड़ ज़्यादा देखने को मिला है। सारी चीज़ तो वो भी कभी सारी चीज़ सब जगह नहीं, लेकिन कई जगह किसान मिले हमें। आंकड़ा देता हूँ, सुन लीजिए। देखिए, फसल बीमा योजना आई तो इसका बड़ा दुष्प्रचार हुआ कि मर जाएंगे किसान, टाटा अंबानी अदानी बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज फसल बीमा योजना ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है। और मुझे एक सुखद अनुभव है कि फसल बीमा योजना के पिछले साल से ज़्यादा, जब से कंपलसरी थी ऑप्शनल की, तो किसान ज़्यादा करवा रहे हैं। हरियाणा अकेला प्रदेश है देश के अंदर कि जितना फसल बीमा कंपनियों को किसान से पैसा लिया, हरियाणा सरकार ने पैसा दिया, भारत सरकार ने पैसा दिया। किसान से तो लिया हमने कोई लगभग 1200-1400 करोड़ रुपए, बाकी 1700-1800 करोड़ हरियाणा सरकार का, इतना ही पैसा भारत सरकार का। 3860 करोड़ रुपए आज तक सारी कंपनियों को दिया है। 3980 करोड़ रुपए लगभग हमने किसान को बंटवाया है। किसानों से सिर्फ 1100-1200 करोड़ रुपए लेके 3900 करोड़ रुपए दे दिया। ये तो हो सकता है कि किसी एक किसान को पैसा मिलता है, एक का कमी रहेगी हो, क्योंकि पैसा मिलता है तो हर एक आदमी अपेक्षा करता है कि मुझे और मिल जाए और मिल जाए। लेकिन हरियाणा के जो हमारा दुष्प्रचार था कि फसल बीमा योजना से सेठ साहूकार बन जाएंगे, फसल बीमा योजना से किसान अमीर हो गए, किसान जोखिम फ्री हुआ है। दूसरी बात, आज आप प्रचार करते रहे कि एमएसपी का, एक प्रचार हमारे बारे में करते रहे कि मंडियां टूट जाएंगी, एक प्रचार अब करते किसान की ज़मीन चली जाएगी। ये नए कृषि कानून आए थे, हालांकि इस पर बात नहीं करना चाहता। मैं तो एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि भाई जब से 6 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं आपको आंकड़े दे दूंगा कि एमएसपी कितनी बड़ी है। कांग्रेस के टाइम में क्या एमएसपी थी, कांग्रेस के 6 साल में कितनी खरीद हुई थी, भाजपा के 6 साल में कितनी खरीद हुई है, किसानों को कितना पैसा मिला है, और कोई भी मंडी, कितनी नई मंडी हमने बनाई है। पिछले 6-7 साल में भाजपा में नई मंडियां हमने बनाई हैं। हम गन्नौर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, भारत की सबसे बड़ी मंडी बना रहे हैं। ये तो कहते हैं मंडी टूट जाएंगे, हम कहते हैं कि कम से कम 2500 करोड़ रुपए का टेंडर तो सिंगल टेंडर लगेगा, जिससे 550 एकड़ के अंदर आपकी ये जो मंडी है ये दिल्ली के अंदर, इससे बड़ी मंडी बनेगी। और हज़ारों करोड़ रुपए और लगाएंगे, गोदाम बनाएगा, कोई पोलियो हाउस बनाएगा, कोई कोल्ड स्टोरेज लगाएगा, कोई कुछ बनाएगा, तो ये चीज़ें बनेगी। सारी मंडियों को हमने इनाम से जोड़ा। सिंचाई का बजट जो है वो हरियाणा सरकार ने ये बजट भी 1.5 गुना किया है।
तो यह चीज़ें आपके सामने हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं। मैं फिर भी कहीं ना कहीं किसान थोड़ा सा खफा सा नजर देखिए, आ रहे हैं। किसान सरकार से अपेक्षाएं रखना कोई अनुचित नहीं होता। बिल्कुल। किसान से उम्मीद, किसान को, हर वर्ग को, व्यापारी को, मजदूर को सरकार से अपेक्षाएं रखनी चाहिए। लेकिन सरकार के पास जो पैसा है, सरकार का पैसा कहीं और से आता जी। नहीं, जनता से ही आता है। बिल्कुल। उसको ये देखना पड़ता है कि सुरक्षा के लिए कितना चाहिए, जी। ट्रांसपोर्ट के लिए कितना चाहिए, हाईवेज के लिए कितना दें, कर्मचारियों की सैलरी कितनी दें, जी। और किसानों को कितना दें। और ये जो अधिकार दिया है जनता के अंदर, लोकतंत्र के चुने हुए आदमियों को जनता के पैसे की रखवाली करने का, जी। उसका सदुपयोग करने का, उसका सही बंटवारा करने का, और वो धीरे धीरे करके सभी सरकारें करती आई, जैसा उनका विवेक था उस हिसाब से वो करती आई। जी। मैं तो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एमएसपी पर हरियाणा के अंदर मैं बताता हूँ, 2008 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, तो 46,908 करोड़ रुपए की खरीद की थी सारी, ठीक है। कोई 400 लाख मीट्रिक टन। हमारे वक्त में 455 लाख मीट्रिक टन की है, 74,298। तो जी। 58% पैसा भाव बढ़ने की वजह से किसान को ज़्यादा मिला है। ठीक है। धान का मेरे पास आंकड़ा है 173 लाख रुपए की करोड़, 173 लाख करोड़ की उसकी खरीद थी मीट्रिक टन की। 19,694 कांग्रेस के 6 साल में खरीद हुई थी। हमारे टाइम में 50,233 करोड़ रुपए की खरीद हुई, सिर्फ हरियाणा का आंकड़ा है। 155% बढ़ा है। लगभग 5-6 साल में हमने ये तो 2.5 गुना कर दिया, 20,000 से 55,000, 50,000, और ये 40,000 से 74,000। एक में बढ़ोतरी हुई 60% की, एक में बढ़ोतरी हुई 2.5 गुना। जी। इस तरह से आप चलते जाओ खरीदो एमएसपी की। 2014 के अंदर बाजरा की एमएसपी 1250 थी, कोई जीरो बाजरा खरीदा था कांग्रेस ने। जी। हमने 8.25 लाख मीट्रिक टन खरीदा पिछले साल, 21,500 रुपये, 22,500 रुपये में। और राजस्थान में जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ बाजरा की खरीद नहीं हुई। नहीं। धान की 30 लाख मीट्रिक टन 2014 में खरीद थी, 1,360 का भाव था। हमने 30 लाख की बजाय 56 लाख मीट्रिक टन की है। जी। ये 20-21 की है, 21-22 का और बढ़ गया है। 1,868 रुपये का रेट है। 10,600 करोड़ रुपए की, उनका था 10,654 करोड़ रुपए की हमने खरीद की है। कपास की भाव 3,750 रुपये था। आज कपास का एमएसपी तो 5,700 रुपये, लेकिन 7,000 रुपये में मार्केट में, खुली मार्केट में बिक रही है। इसी तरह गेहूं का 1,400 रुपये भाव था, 65 लाख मीट्रिक टन होता था, आज 1,975 रुपये से और बढ़ गया है। 15,278 करोड़ रुपये हम सीधे खाते में डाल चुके हैं। सरसों का 2014 में 1.5 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई थी, 7.5 लाख मीट्रिक टन की खरीद पिछले साल हुई थी। इस बार सरसों हमें मिली ही नहीं, क्योंकि सरसों का जो भाव था 4,425 से, उसका बढ़ के आपको पता है कि 5.5, 5, 6, आज भी 6,500 रुपये का भाव है, जो 7.5 तक जा चुका है। ये आंकड़े मेरे आंकड़े नहीं, आरटीआई से आप निकलवा सकते हैं। कोई भाई चैलेंज करता है तो निकलवा सकते हैं। इसी तरह से आप कुल खाद्यान्न का उत्पादन था 153 लाख मीट्रिक टन था, जो 184 लाख मीट्रिक टन हो गया। इसी तरह जो है मक्का का फसल बीमा का योजना के पास आ जाइए। फसल बीमा के कांग्रेस के 2005 से 14 में 164 करोड़ रुपये दिए, बीमा योजना थी। और हमने बीमा योजना अच्छी लेके आए तो उसका विरोध हुआ। ये सूखे की बीमा योजना की बात कर रहा हूँ, न इसकी प्रधानमंत्री फसल बीमा की। तो हमने ये 3960 करोड़ रुपए का आसपास हम किसानों को दे चुके हैं। मुआवजा आपदा प्रबंधन का 6 साल कांग्रेस में 3,000 रुपये था, आज 12,000 रुपये है। 2897 करोड़ रुपए का पैसा ये किसान को मुआवजे का, उसको जोखिम फ्री करने के लिए ये पैसा हम बांट चुके हैं। उन दिनों में 3,000 था जो किसान का, जो पैसा जो सूखे का या ओलावृष्टि का जो बीमित किसान नहीं होते थे, आज 12,000 रुपये है। ये आंकड़े कौन किसान बना दिया, लेकिन एक एक कदम चल के हम आगे बढ़ रहे हैं। गन्ने पे आप आ जाइए, आज गन्ने का देश के अंदर सबसे ज़्यादा भाव है, बिल्कुल 350 रुपये क्विंटल का हरियाणा के अंदर। हमारी और भी कांग्रेस की प्रदेश की सरकारें हैं, वो किसानों के हितैषी होने का स्वांग कर रही है, तो वो भाव क्यों नहीं करती हमारे बराबर? कौन रोकता है उनको? गन्ने की पेमेंट और प्रदेशों में 3-3, 4-4, 5-5 साल की, हरियाणा में पिछले साल की कोई पेमेंट नहीं है। हरियाणा की आज भी
मई तक मिल चल रहे थे, हमने 80-90% गन्ने की पेमेंट कर दी है जी। और अगले 1.5 महीने में 100% पेमेंट कर देंगे। गन्ने की रिकवरी जो 45 लाख क्विंटल गन्ना जो होता था, जो 67 लाख तक पहुंच गया, 50% गन्ना जो है ज़्यादा उत्पादन बढ़ाया है इन 6 सालों में। चीनी का आपको एक मैं चौंकाने वाला आंकड़ा ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि उस वक़्त जो चीनी उत्पादन होता था 100 किलो गन्ने के अंदर 6 सालों का एवरेज है 8.98 किलो जी। और वो बढ़ के 2019-20 में 10.36 हो गया। आप समझ सकते हैं कि 1.5 किलो चीनी जाती कहाँ थी। गन्ना भी वही है, खेत भी वही है, किसान भी वही है। या मैं सोचने का बुद्धि से सोचिए कि उस टाइम होता क्या था। इसी तरह से करके जो कुल उत्पादन प्रति हेक्टेयर जो उपज आती थी गन्ने की 686 क्विंटल की थी 2005 से 14 तक, 2014 से 20 तक 787 100 क्विंटल की उत्पादन बढ़ा है। मेहनत किसान ने की है, लेकिन हमने भी कुछ कहीं ना कहीं सहयोग दिया है, चाहे पानी का हो, खाद का हो या अच्छी फसल देने का हो। इसी तरह से आपके सामने जो है पिराई का लक्ष्य जो हमने पिराई बढ़ाई है, गन्ने की पानीपत में मिल की क्षमता बढ़ाई है और बिजली का हमने आपको पहले ही बताया है कि 7,000 करोड़ रुपए की बिजली जो सब्सिडी के रूप में देते हैं। बिजली के रेट किसान के चाहे घर का हो चाहे ट्यूबवेल का हो रेट नहीं बढ़े। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि है, चाहे एक ज़माने में 100 रुपये पेंशन शुरू की थी चौधरी देवीलाल ने, आज वो पेंशन 2,500 होगी। मोदी जी ने ये 2,000 करके 6,000 रुपये देना शुरू किया है। हरियाणा के किसानों को 2,600 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। उसमें तो कोई खर्चा नहीं लगा, कहीं थोड़ा छोटा किसान है जो लैंडलेस का है उसके लिए 6,000 रुपये भी मायने रखते हैं। कम से कम खाद के कुछ बोरी आ जाएगी। दूध का उत्पादन हरियाणा के अंदर किसानों के लिए, हरियाणा को मुंह खुर की बीमारी होती थी, उसको हमने फ्री कर दिया। 50 लाख वैक्सीनेशन की है कोरोना में। आप ये वैक्सीनेशन का मुद्दा चल रहा है आदमियों का, हम मुंह खुर की बीमारी और गलघोटू की बीमारी की 50 लाख वैक्सीनेशन की है और हरियाणा मुंह खुर की बीमारी से मुक्त हो चुका है। हमारा कांग्रेस के वक्त में 2013-14 में 800 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध था, आज 1142 ग्राम है। अब हर चीज़ के आंकड़े बोल रहे हैं, ये आंकड़े सच्चाई आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप RTI लगा सकते हैं, आप पता कर सकते हैं। और जो पशु का हमने किया, पशुओं का बीमा शुरू करवाया, 6.5 लाख पशुओं का बीमा करवाया। 100 रुपये में बीमा करते हैं हम, 50,000 40,000 की गाय भैंस का बीमा 100 रुपये में करते हैं। और जो SC-BC के भाई हैं, किसी का 25 में, किसी का फ्री में ये बीमा करते हैं। हमने अपने किसान से कुछ नहीं लिया। 100 रुपये करके कितने पैसे लिए होंगे, सारे मिला के 6 करोड़ रुपये। किसान को 40 करोड़ रुपये, 35-40 करोड़ रुपये का क्लेम दे चुके हैं। किसी गरीब आदमी की गाय मर जाए, भैंस मर जाए, उसको एकदम से उसी का उसका बच्चे पालता है। इस तरह से क्रेडिट कार्ड नए हमने बढ़ाए। पशुपालन विभाग में हमने नई योजना बढ़ाई। भाई बड़े जो किसान हैं, जमींदार हैं, उनको KCC बन जाता है। एक गांव में भेड़ पालने वाला, बकरी पालने वाला, गाय पालने वाला, कोई और पशुपालन करने वाला, उनको पैसा कहाँ से मिलेगा? तो फिर भी किसान कहीं ना कहीं खुश नजर नहीं आ रहे। कौन कहता है? वजह क्या? आपने देखिए सारी योजनाएं, आप आंदोलन पे जाएंगे। नहीं, मैं आंदोलन पर नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ जी। खुश होने की वजह ये नहीं है, ये मैं अपना रास्ता दिखा रहा हूँ। इतना करने के बावजूद भी मैं ये क्लेम नहीं करता कि किसान समृद्ध हो गया है। किसान की समृद्धि की तरफ कदम बढ़ाने शुरू हुए हैं और किसान को एक शोषण होता रहा मंडियों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा, उसको गरीब रखा षड्यंत्र के तहत। और आज जो किसान अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश, वो लोग चाहते नहीं है। कौन चाहता है कौन नहीं चाहता है जनता समझ जाएगी। हमने पहली बार 15-16 हज़ार करोड़ रुपया किसानों को खाते में सीधा पैसा दिया है, सबके विरोध के बावजूद। और मैं जब से मंत्री बना हूँ, पहले 8 मंडियों की हड़ताल हुई कि किसानों की फसल नहीं खरीदी जाएगी। हमने 1800 मंडियाँ चलाई, गांव के सरपंचों से, गांव के प्रमुख आदमियों से मंडी चलाई। आपके इलाके के अंदर आपको पता होगा कितनी कच्ची मंडियाँ बनी। बाजरा खरीदा हमने, सरसों खरीदा। और हमने इस बार हम कहते गए कि हमारा एक जो है सोच है कि किसान को अगर जिंदा रखना है, किसान को समृद्ध बनाना है, तो उसका पैसा उसके खाते में दे। ये क्या जुल्म नहीं था? फसल किसान की, खरीदार सरकार, पैसा तीसरा आदमी ले जाए। ऐसा तो किसी व्यापार में आपने नहीं देखा। आप बार-बार बोलते हैं। एक बार बोलता हूँ मैं, खुल के बोलता हूँ। किसान मेरे भाई हमारे समझ जाएंगे, किसान हमारे भाई समझ जाएंगे, यानी कि समझ रहे हैं, लगता है आपको? बिल्कुल समझ रहे हैं। मैं किसानों में ही रहता हूँ, खुद किसान हूँ, समझ रहे हैं। किसान
जो है कुर्सी की लड़ाई लड़ने वाले लोग नहीं समझ रहे, उनको कुर्सी की लड़ाई लड़नी है। आम किसान समझ रहा है, आम किसान को पता है कि क्या क्या चीज़ हुई है। आ जाइए ड्रिप इरीगेशन पे, हमारे दक्षिण हरियाणा में पानी की क्या पोजीशन है। बहुत आज विकट समस्या है। मुझे एक चीज़ बताइए, ये पार्टियां, जब मैं ये कहता हूँ कि एसवाईएल नहर का पानी आना चाहिए दक्षिण हरियाणा में, तो कहते हैं कि आंदोलन को खराब करने के लिए काम कर रहे हैं। जब मैं कहता हूँ किसाऊ रेणुका डैम बनना चाहिए, हमारी नहरों में पानी आना चाहिए, हमारी धरती सूखी है, कहता नहीं भाईचारा न तोड़ो। अरे भाई, भाईचारा आप बना के रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी का मुद्दा दक्षिण हरियाणा के लिए भी नहीं, पूरे हरियाणा के लिए सबसे ज्वलंत समस्या है। पानी खत्म होता जा रहा है, पानी ही नहीं होगा तो क्या करेंगे हम बाकी चीज़ों का, अनाज कैसे होगा। पानी के बगैर कोई फसल हो जाएगी क्या। और हमारी जो चिंता की बात है कि पानी धीरे धीरे करके ख़त्म होता जा रहा है। स्वरोजगार की हमारी योजनाएं हैं, पशु डेयरी की योजनाएं हैं, और तरह तरह की पानी ठीक करने के लिए पौंड अथॉरिटी हमने बनाई है, कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए कम से कम 250 जो छोटे छोटे किसान मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने कहा है भी जो आधी सब्सिडी पे आप कल्टीवेटर, हर्रो, लैंड लेवरर, जो भी कुछ मशीनें 30-40 तरह की मशीनें, हम जिस किसान ने, मैं जब से मंत्री बना हूँ, जिसने अप्लाई कर दिया, हर आदमी को उसका हमने पास किया है। 200-250 करोड़ रुपए की हमने उसको कहा है कि सब्सिडी इसको बांट दो। और किसानों को आगे बढ़ने के लिए मेरा साफ सोच है कि जो खेती की जो छोटी होगी, 2-2 ढाई एकड़ से भाई गुजारा नहीं चलेगा। आपको फसलों का विविधीकरण करना पड़ेगा, बागवानी सब्जियों की खेती करनी पड़ेगी, आपको मछली पालन, पशुपालन, डेयरी या मशरूम का पालन या कम करना पड़ेगा। आप मेरे इलाके में जाके देखो, आज मैं कार्यक्रम करके आया। हाँ, आज जैसे आपने कार्यक्रम के मछली पालन की बात ले लेते हैं, अपने उद्घाटन किए मछली पालन को लेके कई, जैसे तो मछली पालन को लेके जैसे किस तरीके से किसान फायदा उठा सकते हैं। हरियाणा के अंदर 10 लाख एकड़ भूमि ऐसी है, या तो वो जल भराव की है, ठीक है, या खारे पानी की। ठीक है। जल भराव वाली में हो सकता है कि 1-2 साल में एक फसल हो, ज़्यादातर गिल्ली रहती है, कभी कभी सूखती है, कभी नहीं सूखती है। जी। खारे पानी वाली में बारिश हो जाए तो एक फसल हो जाती है, नहीं तो वो भी नहीं होती। जी। मैंने ये कहा है कि इस ज़मीन के अंदर, ये भी हमारे किसानों की ज़मीन है, बिल्कुल, कि इसकी स्कीम बनाएं। खारे पानी के लिए, झींगा के लिए मैंने स्कीम बनाई। आज मैंने सारे विभाग के अफसर, डीजी से लेकर नीचे तक के सारे इकट्ठे कर रखे थे। मैंने सारे साइंटिस्ट भारत सरकार की वो बुला रखे थे। मैंने जो फार्मर मछली का जिन्होंने काम किया है, राजस्थान के, हरियाणा के, वो बना रखे थे। उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई। उन्होंने कैसे बताया कि किस फार्मर ने 50 लाख रुपए लगाए थे, किसी ने 20 लाख लगाए, किसी ने कितने लगाए, और 6 महीने में उसने पैसा पूरा कर लिया। मैंने ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, उनको बीज दिलवाऊंगा, उनको मार्केट उपलब्ध कराऊंगा, उनके कोल्ड स्टोरेज बनाऊंगा, जोखिम फ्री करूंगा। गारंटी अधिकारियों को मैंने बोल दिया, एक भी फार्मर अगर फेल हो गया तो अफसर चार्जशीट होगा, किसान को घाटा नहीं होने दूंगा। जी। ये मैंने कुछ सब्सिडी भी उसमें किसान इतना पैसा लगा। मछली पालन में बहुत सारी भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की सब्सिडी है। मछली पालन का अगर आप प्रोजेक्ट करते हो, झींगा पालन का, तो 40% सब्सिडी स्वर्ण किसान के लिए है, और 60% SC-BC के भाई के लिए है, महिला के लिए और थोड़ी सी अलग है। तो अलग तरह तरह की स्कीमें हैं, और खूब सारी। मुझे एक खुशी है कि कोरोना काल में पिछले 6 महीने के अंदर खारे पानी के मेरे 50 प्रोजेक्ट चालू हो गए हैं। 50 प्रोजेक्ट का 3-4 महीने के अंदर 20-25 लाख की उनकी लागत है। पहले 3-4 महीने में 25 लाख की मछली बिक जाएगी, झींगा। प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। मुझे दुनिया में कोई ऐसा व्यापार बता दो कि सारी कैपिटल कॉस्ट, सीड, उसकी खुराक, सब कुछ लगा के सारा पैसा निकल जाए। अगले साल जो उसको 25 लाख की में सिर्फ 5 लाख की लागत आएगी। पहले वाले में हम 8 लाख सब्सिडी दे रहे हैं। किसान ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, आकर्षित। अब जाके देख के आइए, मैं आपको उस 50 किसानों की लिस्ट देता हूँ, उनके मुँह से सुनिए कि क्या काम कर रहे। बागवानी के किसानों को देखिए, मशरूम के किसानों को देखिए, जो प्रोग्रेसिव फार्मर है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो फार्मर को देखा देखी, फार्मर अपने पड़ोसी तक जब तक नई चीज़ आती है तब उसको मानता है। तो ये तरह से, इस तरह के काम जो चल रहे हैं। मैं खुद 200 एकड़ में सब्जियों की खेती करता हूँ, रिमोट से करता हूँ, 5 करोड़ रुपए की सेल करता हूँ। और मैंने अपने साथियों को, दोस्तों को अपने फार्म दिखाए हैं, उसमें मल्चिंग करके, सारे में ड्रिप लगा के, 18-20 ट्यूबवेल लगा के, उसमें पॉली हाउस कहीं कहीं बना के, टनल बना के, पौध लगा के, इस तरह से काम किया। और हमारे यहाँ भी काम कर रहे हैं। जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जो सक्सेसफुल फार्मर है, मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं आपको लिस्ट देता हूँ
कि आपको 200-300 किसानों की लिस्ट देता हूँ, आप उनके फार्म देखिए, आप उनके काम देखिए, आप उन्होंने क्या लागत लगाई, उन्होंने क्या जोखिम उठाया, सरकार से क्या उसको लाभ हुआ, उनको क्या क्या लाभ मिला, कमाई हुई, आप देखिए। हमारे जनता को, किसान भाइयों को समझाइए, उससे फ़ायदा होगा कि किसानों के जो बच्चे हैं जो रोज़गार के लिए हमारे फिरते हैं, मैं रोज़गार को खेती से जोड़ के गाँव में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये जाएगा, इसका धीरे धीरे असर आएगा। ये तो दुर्भाग्य है कि संकट की घड़ी आ गई कोरोना काल में। जब से मैं मंत्री बना हूँ, कभी तो कोरोना आ गया, कभी बर्ड फ्लू आ गया, कभी कोई और टिड्डी आ गई, कभी हमारे आपको पता है कि आंदोलनकारी आ गए। इन सारे संकट के बावजूद मैं अपने जो हरियाणा के लोगों को जवाबदेह हूँ और उनको जवाब दूंगा कि इन दिनों के अंदर क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या योजनाएं बनी हैं, क्या क्या सुधार हो सकते हैं। और मैं तो हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करता हूँ, मेरे तो आंदोलनकार भाइयों से प्रार्थना करता हूँ, जो भी ये कानून है इनमें मैं कहता हूँ कि आपको 100 कमियाँ लगती होंगी, लेकिन आपके इसका आज तक असर तो नहीं आया। जिस दिन असर आया, आप ये सरकार भी रहेगी, ये डेमोक्रेसी भी रहेगा, आंदोलन का हक भी रहेगा, या ख़त्म हो जाएगा उसके बाद? क्या ये आंदोलन का हक आज ही है? जिस दिन आएगा आप बता देना, उस दिन आप आंदोलन कर लेना, आपको हक है। लेकिन परसेप्शन पे डर दिखा के कि आज ही कहे कि ये हो जाएगा, ये गिर जाएगा, तूफान आ जाएगा, धरती टूट जाएगी, चांद गिर जाएगा, ये तो गलत बात है। इन चीज़ों का कोई औचित्य नहीं होता। आंदोलन करें, करते उनका हक है, लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, सच्चाई की देर तो हो सकती है, लेकिन सच्चाई की जीत होगी। जो सच है वो सामने आ जाएगा। अगर कोई चीज़, एक और कहता हूँ, मान लीजिए कि इनमें कोई कमी है, संविधान को भी कितनी बार बदला गया है और आज भी हमारी सरकार कहती है कि इनमें कमी बताओ और हम बदल देंगे। आप कृपा करके ऐसी जिद ना करे हो, चुनी हुई सरकार को सड़क पे बैठ के ये कहें कि इसको ख़त्म कर दो। चुनी हुई सरकार को कानून बनाने का हक है और कानून के अंदर अगर आपको कमी है लगती है तो उसमें आप अपना कोई चेंज चाहते हैं तो मांग सकते हैं, तो करिए, मांग करिए। लेकिन अभी तो जैसे सरकार की बातचीत, जो संवाद था वो बंद है आपका काफ़ी दिन से। संवाद तो शुरुआत हम करे कौन? आप मैं आज सब किसान भाइयों से, आंदोलनकारियों से या नेताओं से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस चीज़ पे सहमत हो कि भाई आपको जो है रिपील की बात छोड़ के जो इसमें कुछ चेंज करवाना है, इसमें समस्या है, मैं साथ लेके जाता हूँ, बात शुरू करवा देता हूँ जी। लेकिन वो ये तो कहें कि भाई पहले एक कि भाई मुझे समस्या कहाँ पर है, जहाँ समस्या है उस समस्या की जगह तो बताए। और मैं कहता हूँ कि समस्या आज नहीं कल आ जाती है, परसों आ जाती है, डेमोक्रेसी फिर भी रहेगी, आंदोलन का फिर भी रहेगा, पार्लियामेंट फिर भी होगी, विधानसभा फिर भी होगी और इस बदलने का किसी भी सरकार को हक होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसी चीज़ आ गई है जो हमेशा कभी बदली ना जा सके। और ये तो ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है। कोई मंडी आपको कोई टूटी नहीं, कोई ज़मीन किसी की गई नहीं, एमएसपी ख़त्म हुई नहीं, प्रोक्योरमेंट बंद हुई नहीं, लेकिन ठीक है कि आप डर दिखाकर, बहलाकर भोले भाले किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता ये अच्छा है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि मैंने आज आपसे बात की थी, मैं इस मुद्दे पे बहुत बोल चुका हूँ, इस पर ज़्यादा बात नहीं करना। आज हम करना भी हम कर भी नहीं रहे। हाँ, मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि किसान भाइयों के लिए, किसान का बेटा हूँ, किसान के लिए सोचता हूँ और किसान के हित की बात कोई नहीं होगी, मुझे नहीं लगेगी। मुझे अपनी कुर्सी की चिंता नहीं है, मैं पहला आदमी होऊंगा, तुरंत कहूँगा कि ये चीज़ मुझे मंजूर नहीं है, खुल के बोलूँगा जी। तो अभी लाइव देख रही है पूरे सभी किसान आपको, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे लाइव अभी सभी देख रहे हैं, हज़ारों किसान आपको अभी देख भी रहे हैं लाइव तस्वीरों में। तो मैं एक बात और जानना चाहूँगा, कभी लाइव फ़ोन द्वारा दूरभाष पे कुछ किसानों से बातचीत कभी आपका समय लगे तो क्यों ना कुछ झिझक किसानों की दूर की जाए, कभी हम इसी प्रोग्राम के द्वारा किसानों के क्वेश्चन से प्रार्थना करता हूँ। जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी कष्ट में हैं, कोई सुखी तो है नहीं। और किसी भी चीज़ का जो तरीका निकलता है, कोई भी चीज़ मुद्दा होता है तो एक कदम कोई एक चले, एक कदम दूसरा चले, तभी तो कोई रास्ता निकलता है। जिद से तो कोई समाधान हो नहीं सकता जी। जो आपस में कहीं ना कहीं चर्चा होगी, कोई बात बैठेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। मैं तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि भाई बहुत हो चुका है और इसमें
किसी को कोई देखिए कोई मुद्दा उठाता है, आंदोलन करता है, तो अपने विषय को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, हर आदमी तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, आपकी आवाज़ पूरे देश के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर पहुंच चुकी है। जी। मुद्दा कोई ऐसा नहीं है कि किसी को जानकारी ना हो। अब तो ये है कि इस चीज़ को हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि किसी भी तरह से आप चर्चा करके कोई ऐसा रास्ता निकालिए जिससे किसानों का हित हो, और सरकार भी है आपके बारे में जो हितकारी निर्णय ले सकती है वो ले। जी। तो किसानों के लिए आपके दरवाजे 24 घंटे खुले हैं? हमें मैं रहता ही किसानों में हूँ। जी। यानी कि दूरभाष पे बात कीजिए, घर पे आके कीजिए। मेरा क्षेत्र जो है 100% किसानों का क्षेत्र है। सही है। और मुझे अपने क्षेत्र के किसानों पे भरोसा है और मेरी बात को सुनते हैं, मेरी बात को मानते हैं। ये नहीं है कोई हो सकता है कि 150 राजनीति का आदमी, वो तो किसी के भी हो सकता है कि मेरे खिलाफ भी मुर्दाबाद लगा दे, राजनीति में हो सकता है। लेकिन आप जाके हज़ारों के किसानों के इंटरव्यू दिखाइए कि वो सच वो क्या बोल रहे हैं। जी। जो उनको जो बताया गया था, क्या उनको ऐसा लगा कि एमएसपी ख़त्म हुई, क्या उनकी प्रोक्योरमेंट नहीं हुई, क्या उनको सीधा पैसा नहीं मिला, क्या उनको ड्रिप इरिगेशन की सिंचाई की योजनाएं नहीं मिल रही, क्या उनको खाद बीज की कोई दिक्कत आ रही है, क्या उनकी मंडियां नहीं चल रही। तो ये आप चीज़ पता कर लीजिए, सब चीज़ किसान बोलेगा। जी जी जी। किसान से आप जाइए, किसान गांव-गांव में आपको पता लग जाएगा कि किसान अपने अंतरात्मा से क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। जी। तो किसान तो एक ही रट पे लगे हुए हैं कि भाई ये तीनों काले कानून है बस, तो हम किसी न किसी इनको बदल दो। तो कहीं ना कहीं वो देखिए सरकार हमारे तो हरियाणा के तो विषय भी नहीं है, केंद्र का विषय है। बिल्कुल। केंद्रीय मंत्री बोल चुके हैं, हमारे बड़े नेता बोल चुके हैं कि भाई ऐसा है कि वापस लेने की बात को छोड़ के, और जो भी आपको जो आपको चेंज करवाना है वो बैठ के आके करवा लीजिए, और उसका वो एक जस्टिफाई चीज़ भी लगता है। जी। तो कहीं किसान ये नहीं है, किसान जैसे बीच बचाव करना चाहें हम तो आप उनके साथ। हम हमें खुद किसान हूँ, हम किसान को नहीं हराना चाहते। जी। किसान को हरा के हमें कोई लाभ नहीं मिलना, लेकिन किसान जो बैठे हैं, जो आंदोलन पे बैठे हैं, सरकार भी उन्हीं की बनाई हुई है। बिल्कुल। सरकार कोई ऊपर से, ये कोई ईस्ट इंडिया कंपनी से या बाहर से उससे इंग्लैंड से आई हुई सरकार नहीं है, आप लोगों ने बनाई है। और आप लोगों को सरकार बनाने बिगाड़ने का लोकतंत्र में पूरा हक है। और आपको जब मौका आए, अगर आपको लगता है कि आपकी अनुकूल सरकार चाहिए, हालांकि आप पिछले 70 साल से वोट से अच्छी सरकारें बनाने की कोशिश की, और मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार की नीतियों की वजह से आप अगर ठीक होती तो आपको सड़क बैठने की ज़रूरत ही नहीं थी। हम आज जो सड़क पे बैठे हैं, इससे आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये तो एक आपको परसेप्शन होगी कि संभावना है आगे। भाई आगे आपको कोई नुकसान लगता है, उस दिन आप बताएं, उस दिन आप बैठें, उस दिन आप चर्चा करें और मजबूर करें हमें कि ये चीज़ हटा दीजिए। तो हमारे साथ ये कृषि मंत्री जयपी दलाल जी मौजूद हैं भिवानी से खास बातचीत में, और इन्होंने कहा कि किसानों के साथ हूँ, किसान का बेटा हूँ, उनके साथ 24 घंटे रहता हूँ। घर पे आइए, दूरभाष पे बातचीत कीजिए। अगर कहीं बीच बचाव होता है तो उनके साथ में चलने के लिए तैयार हूँ। कहीं मीटिंग में चलिए, दिल्ली चलिए, कहीं भी। और किसानों के लिए कई परियोजनाएं भी इन्होंने आप भी RTI लगा के निकलवा सकते हैं, क्या क्या परियोजना किसानों तक पहुँच रही हैं। तो अभी आज इन्होंने लुवारू क्षेत्र के काफ़ी दौरे भी किए हैं। खासकर मछली पालन को लेके बहुत अच्छी स्कीम है, जितना पैसा लगाता है उससे डबल वापस भी आ रहा है किसानों के पास। और ज़मीन वेस्टेज है, यानी कि पानी भराओ या खारा पानी पे, वहाँ कुछ होता नहीं है, उनके लिए भी कुछ बड़ी सोच के भेड़ पालन को लेके कई ऐसी स्कीमें आई है। तो चलते चलते आखिर में क्या कहेंगे जी किसानों को? देखिए, मुझे सौभाग्य है कि हरियाणा के किसानों की सेवा का मौका मिला है, और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ जितनी मेरी बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी से मैं किसानों की सेवा करूँ, और ये जो मेरे पास जो टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर किसान की आर्थिक हालत को सुधारूँ, किसान के बच्चों को रोज़गार के साधन उपलब्ध कराऊँ, और जो सही मायने में जो किसान का लाभ हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, मुझे इतना भगवान सक्षम बनाए कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। जी, थैंक यू। तो हमारे साथ ये कृषि मंत्री जयपी दलाल जी बने होते खास बातचीत में। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप राय जरूर दे दीजिए। मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।